नमस्कार दोस्तों। आज है 24 अप्रैल 2026। आज के दिन तो मार्केट में ब्लड बाथ ही हो गया है। अगर हम देखें तो निफ्टी 1.1% नीचे बंद हुआ है और सेंसेक्स की बात करें तो ये 1.3 नीचे बंद हुआ है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने इतने भयंकर तरीके से रिएक्ट किया है, साथ ही साथ आने वाले दिनों में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ना ही ये वीडियो कोई बाय रिकमेंडेशन है। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ आपको एजुकेट करना है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर कीजिए। अगर सबसे पहले हम देखें तो 24 अप्रैल को निफ्टी 50 23,897 23,900 के लगभग क्लोज हुआ है, जो कि पिछले दिन से 1.1% डाउन है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 76,665 पे क्लोज हुआ है, 1.3% डाउन। अगर क्रूड की बात करें तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से $105 पे ये पहुंच गया है। और इंडिया विक्स, जो इंडिया की वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो भी 6% बढ़ चुका है। जब इंडिया विक्स इतना बढ़ जाता है तो हमें कोशिश हो जाने की ज़रूरत है कि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी है और इतनी ही अनसर्टेनिटी है। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो निफ्टी 275 पॉइंट 1.1% नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स। देखिए फ्रेंड्स, सेंसेक्स का 1000 पॉइंट गिरना एक ही दिन में बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया विक्स की तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 6% बढ़ के बंद हुआ है। तो हाइटन नियर टर्म फियर, लोगों में पैनिक है, इन्वेस्टर्स में पैनिक है, रिटेल में भी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी। साथ ही साथ अगर हम देखें, एक ही दिन के अंदर 6 लाख करोड़ की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई है इंडेक्सेस पे, मार्केट के अंदर। बीएसई का जो मार्केट कैप है वो एक ही दिन के अंदर 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ कितना होता है फ्रेंड्स? अगर अब इसमें भी ये 6 लाख है, इसके अंदर भी करोड़ का जब लगाएं तो सोचिए कितने जीरोज होते हैं 6 लाख करोड़ के अंदर। इतनी वेल्थ एक ही ट्रेडिंग सेशन में डिस्ट्रॉय हो गई है। और अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें तो गिरने वाले शेयर 2517 थे, जबकि एडवांस वाले शेयर 1722 थे। मीन्स मार्केट बुल्स के फेवर में था, मार्केट लार्जली गिर ही रहा था। अब हम देखते हैं क्या इसके रीजन्स थे। सबसे बड़ा रीजन जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट, यूएसए और ईरान की जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सीज फायर आगे बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद में भी कोई क्लियर कट हमें इसका रिजोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। ईरान भी उधर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है, यूएस भी ब्लॉकेट कर रहा है। तो इसमें एक ऐसी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। इसके साथ साथ ही यूएसए ने ईरान का सुपर टैंकर को भी बोर्ड कर लिया है। इसके साथ साथ ही 2 इंडियन फ्लैग शिप से भी अटैक हुआ है। इन्हीं सब अनसर्टेनिटीज के कारण पूरे वर्ल्ड में वॉलेटिलिटी का माहौल है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली ब्लॉक हो गया है। इसके कारण जो 90 $90 पे जो आ गया था क्रूड, वो वापस बढ़ के $105 पर बैरल पे क्लोज हुआ है। तो जैसे ही एनर्जी का शॉक हुआ है, हर लोगों में फियर है कि सभी सेक्टर्स के अंदर वापस से प्राइसेस बढ़ेंगे और इससे क्या होगा, इमीडिएट ग्लोबल इन्फ्लेशन होगा। इसके साथ साथ ही जो उम्मीद थी कि जो यूएसए फेड की जो रेट कट थी, तो वो भी खत्म होती नजर आ रही है। साथ ही साथ जब डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है और रूपी वीक होता जा रहा है, तो इंडियन मार्केट से, इमर्जिंग मार्केट से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट है वो सब बाहर जाता जा रहा है। उससे भी शेयर्स पे काफ़ी फर्क, डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें, जो आईटी सेक्टर के कारण भी अच्छा सेल ऑफ था। इन्फोसिस जैसी कंपनीज, और इन्फोसिस और एचसीएल, इन दोनों कंपनी के क्या थे, रिजल्ट्स तो अच्छे थे, लेकिन इनकी जो गाइडेंस थी फ्यूचर को लेके वो बहुत ज़्यादा वीक है। इनके नेक्स्ट 2 से 4 तक क्वार्टर में ये इनकी गाइडेंस है कि 1 से लेकर 3% ही इनका जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ने वाला है। तो इक्विटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रंट इक्विटीज़ को ही झेलना पड़ा है। ग्लोबल इक्विटीज़ में सेल ऑफ का सेंटिमेंट है, और इंडिया से भी जो फॉरेन कैपिटल है वो हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी जगह एनर्जी में हम देखें तो क्रूड तो बढ़ता ही जा रहा है। क्रूड तो $105 के अप्रोक्सीमेट आ गया है। साथ ही साथ जो प्रेशियस मेटल्स थे उनके अंदर भी हमें अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है। एमसीएक्स सिल्वर की हम बात करें तो इसके जो ये बढ़ के 2,42,846 पे क्लोज हुआ है। साथ ही साथ एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो 1,52,000 पर 10 ग्राम्स पे ये क्लोज हुआ है। अब निफ्टी 50 की बात करते हैं
13 से 15 अप्रैल के बीच में एक ही दिन में 238 के पॉइंट के गैप डाउन के साथ में ये नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था। काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेशन में हमें ये वापस हमें मार्केट ऊपर मूव होता हुआ अच्छा लगा, लेकिन जो यहाँ पे आके जो क्रिटिकल फेलियर है, क्रिटिकल 20 डे का EMA सपोर्ट था, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली नीचे ही ट्रेड करता जा रहा है। FII कैपिटल्स की बात करें तो सिर्फ फ्राइडे 24 अप्रैल के दिन हमने देखा कि 8,800 करोड़ का कैपिटल इंडिया से बाहर चला गया है, जबकि उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए DIIs ने 4700 करोड़ का फंड्स डाला है। लेकिन आप इसको देखिए, अगर इसके अंदर देखें तो अभी भी मोर देन 4100 करोड़ का नेट डेफिसिट रह जाता है। अगर थर्सडे की बात करें तो भी 3254 करोड़ का नेट आउटफ्लो था, जबकि डोमेस्टिक सिर्फ 950 करोड़ के लगभग ही सपोर्ट कर पाए हैं। तो जो FII की सेल ऑफ है वो किससे गवर्न हो रही है? स्ट्रेंथनिंग डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है और क्रूड के बढ़ते हुए कारण इंडिया जैसी जो इकोनॉमी है इनसे लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। अगर सेक्टर वाइज बात करें तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं था कि जिसने नेगेटिव में क्लोजिंग ना दी हो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जो बढ़ के बंद हुआ हो। तो देखा जाए तो नोवेल टू हाइड, ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं था, ऐसा कोई शेयर ही नहीं था जिसके अंदर लॉसेज नहीं हो। सबसे ज़्यादा सेल ऑफ हमें देखने को मिला IT सेक्टर में 5.29%। एक ही दिन में पूरे निफ्टी IT इंडेक्स 5.29% गिर गई है। मीडिया 1.87, हेल्थ केयर 1.4, फार्मा 1.6। साथ ही साथ देखिए मिड कैप भी लगभग 1% और स्मॉल कैप 0.9% के साथ क्लोज हुआ है। IT सेक्टर के अंदर देखें तो एक अलग ही ब्लड बात हुआ है। अगर इनका IT सेक्टर का जो जायंट हम देखें, इन्फोसिस की बात करें, तो उसमें हमें नेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 20% देखने को मिला है और इसकी जो गाइडेंस है वो बहुत ही वीक है, क्योंकि एक तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं और साथ ही साथ AI के कारण जो भी डिसरप्शन हुआ है उसके कारण 1.5 से 3% का ही उन्होंने गाइडेंस दिया है कि ग्रोथ होने के कारण। इसके कारण इन्फोसिस का शेयर एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 7% गिरा है। इससे पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं 9% के लगभग गिरावट हमें HCL में देखने को मिली थी। अगले दिन भी लगभग 4% HCL का शेयर गिरा है। TCS में भी अप्रोक्सीमेटली 5% और टेक महिंद्रा में भी 4.2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। जियोपॉलिटिकल जो वीकनेस थी उसके साथ में ही IT की जो ये वीकनेस मिलके इसने पूरे मार्केट को ही नीचे लेकर आ गए। अब अर्निंग्स की बात करें, जैसे इन्फोसिस का हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेट प्रॉफिट 20% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन उनकी गाइडेंस इतनी वीक थी, इसी के कारण हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। साथ ही साथ इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसने अच्छा थोड़ा रेजिलियंस दिखाया है। इसके जो नेट प्रॉफिट थे वो 532 करोड़ पे आ गए हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो इसके पहले ऑलरेडी लॉसेस थे, तो ये प्रॉफिट में आई है कंपनी। इसके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो 43% बढ़े हैं। ग्रोस NPAs 3.43% हो गए हैं, जो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है और इसने -1.4% की गिरावट दी है। हालांकि ये जो बाकी बैंकिंग इंडेक्स के अंदर जो गिरावट थी उससे सबसे कम है, तो इसने आउट परफॉर्म किया पूरे बैंकिंग सेक्टर को। यूनियन बैंक की बात करें तो इसने का नेट प्रॉफिट 5316 करोड़ है, जो कि 6.6% अप के साथ है। NII इसका डाउन हो गया 1%, प्रोविजंस बढ़ गए हैं तिगुना और इसी के चलते इस शेयर ने -10% की गिरावट दी है पिछले 2 दिनों में। भले ही मार्केट गिरता जा रहा है, फिर भी जो प्राइमरी मार्केट है उसमें हमें इश्यूएंस अच्छे दिख रहे हैं। एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज SME का IPO भी आने वाला है, जिसकी क्लोजिंग डेट होगी 27 अप्रैल और इसकी इश्यू साइज है 74 करोड़। साथ ही साथ अंबा ऑटो सेल सर्विसेज जो भी एक SME IPO है, ये भी आने वाला है। इसकी इश्यू साइज होगी लगभग 65 करोड़ और इसकी डेट्स हैं 27 अप्रैल से 29 अप्रैल। साथ ही साथ मुथूट फिनकॉम के NCDs आ रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इनकी भी डेट है अप्रैल 24 से 8 मई और इसकी इश्यू साइज है 600 करोड़। तो आपको इन पे भी नज़र बनाई रखनी है। अब आपको देखना है कि मार्केट तो गिरा है तो आपको क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, एक्सेप्ट प्रोलॉन्ग्ड वॉलेटिलिटी। पूरे वर्ल्ड में ऐसे हालात बने हुए हैं तो जिसमें आपको ये स्वीकार करना ही होगा कि काफ़ी
आने वाले कई दिनों तक वॉलेटिलिटी रहने वाली है, मार्केट में गिरावट ही देखने को मिलने वाली है। मार्केट या तो हमें साइडवाइज देखने को मिलेगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। सो डू नॉट अटेम्प्ट टू कैच फॉलिंग नाइफ, गिरते हुए नाइफ को हमें बिल्कुल नहीं पकड़ना है। हमें यह नहीं सोचना है कि HCL एक दिन में 10% गिरा, फिर 4% गिर गया, तो 15% नीचे गिरा है, तो मैं इस लेवल पे खरीदता हूँ तो मुझे ये शेयर अपने लेवल पे आएगा तो 15% का तो प्रॉफिट देगा ही, क्योंकि हो सकता है वो 15% को ऊपर आने में 3-4 साल भी लग जाएं। तो हमें गिरते हुए शेयर्स को नहीं पकड़ना है, हमें शेयर्स को इंडिविजुअली उनके लेवल्स पे ही एनालाइज करना है। साथ ही साथ जो हॉर्मुज ब्लॉकेड और US ईरान स्टैंड ऑफ है, उस पर भी हमें नज़र बनाए रखनी है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट 24,500 का जो लेवल है वही इसका ब्रेकआउट है, तो हमें ये निफ्टी 50 24,500 का लेवल से ऊपर जाके क्लोज होता है उसको हमें मॉनिटर करना है, और उसके बाद में भी हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी है, उससे पहले हमें कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। साथ ही साथ फंडामेंटल डाइवर्जेंस के लिए हमें सर्च करना है। कई सारे जो स्टॉक हमारे रडार पे थे लेकिन हम उसको थोड़े से अच्छे वैल्यूएशन के कारण खरीद नहीं पाए थे, तो अभी वो शेयर्स थोड़े नीचे हमें 5 या 10% मिलेंगे, तो ये मौका है हमें ऐसे शेयर्स को आइडेंटिफाई करके उनको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे माहौल में कौन से शेयर्स को परचेज करने वाले हो, और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।